विनोद गाड़िया, झुंझुनू में जन्मा हूँ। इसी मिट्टी में पढ़ा पढ़ा, खेला कूदा, सब कुछ इस मिट्टी में। ग्रेजुएशन यहाँ से ही शेख मोतीलाल कॉलेज से किया मैंने, और फिर पहले कलकत्ता 10 साल रहा। उसके बाद अभी बम्बई में पिछले 40 सालों से मेरा गारमेंट एक्सपोर्ट्स का व्यवसाय है, एक्सपोर्ट करता हूँ। और एक व्यवसाय हमारा डिजिटल मार्केटिंग का, फूड प्रोडक्ट्स का है। आदरणीय मोदी जी और हमारी झुंझुनू की सभी वरिष्ठ और युवा साथियों, मैं सबसे पहले इस अवसर में आमंत्रित करने के लिए आदरणीय दिलीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि इतना सक्रिय और इतना रचनात्मक कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये एक थॉट प्रोवोकिंग है, एक विचारणीय है। झुंझुनू के विकास के लिए हम लोग बॉम्बे में बैठ के भी इस बात की चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ इतने सारे इसमें जो विचार आए, वहाँ उस समय जब झुंझुनू प्रगति संघ बना था, आज के 65 साल पहले, तो रानी सती मेले पे हमारे झुंझुनू के कई जगह से, कलकत्ता, बम्बई, बेंगलोर, सब जगह से बड़े बड़े जो यहाँ के जो सफल उद्योगपति है, सफल व्यवसायी है, वो पधारे। और निश्चित रूप से पहली पीढ़ी का जिन्होंने झुंझुनू में जन्म लिया है या झुंझुनू से जुड़े हुए हैं, यहाँ पढ़े बढ़े, उसके बाद फिर वो व्यवसाय और व्यापार के लिए बाहर गए। निश्चित रूप से पहले कृषि ही एक व्यवसाय था। बम्बई में भी बहुत ज़्यादा उद्योग नहीं थे। सट्टा सबसे बड़ा व्यवसाय था, चांदी का सट्टा, सोने का सट्टा, रुई का सट्टा, सब उसके लिए अपनी एक रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए, प्रगति के लिए सब लोग वहाँ गए। उस समय यही विचार था कि झुंझुनू की प्रगति के लिए सबसे पहली ज़रूरत तो यह है कि वहाँ पे शिक्षा का कोई उपयुक्त साधन नहीं था। उस समय अच्छी स्कूलें नहीं थी, तो सबसे पहला 2 चीज़ों का निर्णय लिया गया। पहला निर्णय ये लिया गया कि भाई यहाँ पे एक अच्छी स्कूल बनाई जाए जो एक नेशनल स्टैंडर्ड की स्कूल हो। उसके लिए आदर्श बाल निकेतन की स्थापना की गई, जो उस समय की केवल झुंझुनू की ही नहीं बल्कि आसपास की इलाकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कूल है, और इतनी पुरानी है कि 3-3 पीढ़ियाँ उसमें पढ़ चुकी है। मुझे याद है, मैं तो खैर स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे याद है कि भाई उस समय बच्चों को और मध्याह्न में नाश्ता दिया जाता था। छोटे बच्चों को दूध है, केला है, बिस्किट है, उस समय दिया जाता था बच्चों को। बहुत अच्छा स्तर था। हम लोगों के पास फ़ोन आते थे कि आप एडमिशन कराओ हमारे बच्चों का। फ़ोन आते रहते थे कि चिट्ठियाँ दो, आप भेजो, कारण कि एडमिशन नहीं मिल पा रहे थे। तो ये एक स्तर था। तो एक तो ये सुविधा दी। दूसरा मेडिकल सुविधा है। वो मेडिकल के सुविधा के रूप में भगवान दास जी केदान हॉस्पिटल जो है वो उन्होंने स्पॉन्सर किया, और वो एक भगवान दास केदान हॉस्पिटल बना। बाकी उसके बाद में धीरे धीरे व्यक्तिगत स्तर पे अपने अपने ट्रस्टों से या अपने रूप से तो जुड़ाव सभी का बहुत ज़्यादा है। हर जगह पे झुंझुनू प्रगति संघ जो आज 8 जगह कार्यरत है, और आगे हम लोग भी इस चीज़ पे विचार कर रहे हैं कि बाकी बड़े बड़े शहरों में, जैसे जगदीश जी ने कहा दिल्ली में है, बेंगलोर में है, कि 25-50 से ज़्यादा परिवार जहाँ पे झुंझुनू के है, वहाँ कम से कम झुंझुनू प्रगति संघ जरूर बनना चाहिए। इस बात का प्रयास हम भी करेंगे अभी आगे। तो मुद्दा अब जैसे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो ये विचार गोष्ठी और उसके साथ में सार्थक विचार गोष्ठी शब्द किया है आपने,
निश्चित रूप से ही ये सार्थक विचार गोष्ठी रहेगी। किसी भी विकास यात्रा की जन्म एक विचार से होता है, एक सोच से होता है, और सोच संयोग से ही आती है, उसका समय संयोग ही निर्धारित करता है। आज वहां जाने के बाद आदरणीय दिलीप जी के मन में ये विचार आया, ये प्रेरणा मिली, तो निश्चित रूप से ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें, निश्चित रूप से। लेकिन खाली विचार से नहीं होगा, ये बात भी पक्की है। विचार तो पहला कदम है, बहुत सारे कदम आगे और बढ़ेंगे इसके अंदर। मैं इसके बारे में कुछ बोलूं उसके पहले मैंने यहाँ आके और इन्होंने मेरे को सारा जो विजडम सिटी का कैंपस दिखाया, मैं कहता हूं कि इतना बढ़िया विजडम सिटी नाम है, वो तो ठीक है ही, विजडम तो इनके अंदर है ही, विजडम के साथ साथ में विजन है। मैं बोलता हूं ये विजन सिटी भी है साथ साथ में। तो ये एक विजन लेके चले, इसका हर कार्य, चाहे वो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो, चाहे किचन हो बच्चों के लिए, या क्लासरूम्स हो, या फैसिलिटी जो भी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, नेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटी जो इन्होंने क्रिएट की है, और 40 साल से ये इस कार्य में लगे हुए हैं, पूरे परिवार इस कार्य में लगा हुआ है, एक समर्पित भाव से इस पे लगे हुए हैं। मैं इसकी बहुत बहुत सराहना करता हूँ, और ये यहाँ की एक पहचान है, अपनी एजुकेशन सेक्टर की एक आइकन है, और हमें गर्व है इस बात का। हम वहाँ बैठे भी चर्चा करते हैं कि दिलीप जी ने जितनी मेहनत से संस्था भी खड़ी की है और एक सक्रियता के साथ में अब आपने के अंदर ये विचार आया है, तो अपने को इसके बारे में मैं जरा बोलना चाहूंगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन जो है, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, वो 3 सेक्टर का है। एक इंडस्ट्री, एक एग्रीकल्चर और एक सर्विसेज। पिछले 30 वर्षों में पहले ये सर्विसेज सेक्टर को जानते नहीं थे कोई। सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है? एजुकेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, और इस तरह की जो फैसिलिटीज की जो भी चीजें हैं वो सारी सर्विस सेक्टर में आती है। आईटी है, वो भी सर्विस सेक्टर में ही आती है, उसमें प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो सर्विस सेक्टर में आए। तो किसी समय राजस्थान में और इंडिया में 50% जीडीपी एग्रीकल्चर की थी, और 30-40%, 30-35% थी उद्योग की, और 10-15% खाली अपने सर्विस सेक्टर की थी। आज ये रिवर्स हो गया। आज एग्रीकल्चर में 15 से 20% के बीच के अंदर कंट्रीब्यूशन है, उद्योग का 30% के आसपास प्रोडक्शन का है, 50% वो सर्विस सेक्टर है। तो सर्विस सेक्टर का विकास बहुत ज्यादा है। लोगों का आप देखिए, ट्रेंड देखिए आप, विकास कब होता है? जब आवश्यकताएं आती है। नीड बेस्ड डेवलपमेंट होता है हमेशा, कोई चीज को पुश करने से नहीं होता है। डिमांड आती है तो लोगों के पास एक एक्स्ट्रा इनकम आई है, एजुकेशन बढ़ा है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है। परचेजिंग पावर बढ़ी है तो आप देखिए आज के 40 साल पहले, 50 साल पहले लोगों की आवश्यकता क्या थी? बहुत मिनिमम आवश्यकता थी। 2 टाइम का खाना, 3 टाइम का खाना, पहनने के लिए साल में 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़ा, रहने के लिए घर। आवश्यकता तो इतनी ही होती है, बाकी तो इच्छाएं होती है, एस्पिरेशंस है हमारी। और एस्पिरेशन ये रहती है कि भी हम ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध हो, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा नाम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फ्यूचर सिक्योरिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छी से अच्छी मिले। ये सारी एस्पिरेशंस है हमारी। उस समय भी काम चलता था, आज भी काम चल रहा है। उस समय संतोष ज़्यादा था, आज इतना होके भी संतोष कम है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मेरा ये कहना है इसमें कि भाई ये इस चीज को देखते हुए इसका एक विश्लेषण करते हैं अपन, उद्योग का और सर्विसेज का, और एक जो सर्विसेज का और एक मैन्युफैक्चरिंग का, मतलब उद्योग मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर। हमारा
कहीं भी अपन, जैसे आज अपना विषय है झुंझुनू की प्रगति करना। झुंझुनू की प्रगति का परिभाषा पहले जैसे प्रवासी भारतीयों के मन में यही रही है और अभी भी संभवतः यही है कि भाई वहाँ के विकास में कोई चीज़ की कमी है तो हम आर्थिक रूप से वहाँ सहायता प्रदान करें। थोड़ा बहुत जो हम लोग उसमें जो मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं, वो आके करें, जिससे हमारी ये निश्चित रूप से हम मानते हैं कि मिट्टी का कर्ज है हमारे ऊपर, ये ऋण है और इस ऋण को चुकाना चाहते हैं। लेकिन ये भावना हमारी अगली पीढ़ी में नहीं है, वो इतने जुड़े हुए नहीं है, इससे अटैच्ड नहीं है। उनका जन्म वहाँ पे हुआ, शिक्षा वहाँ पे हुई। आप यहाँ की बात कर रहे हो, वहाँ हम लोग बैठ के इस चीज़ की सबसे बड़ी माथापच्ची करते हैं कि हम लोगों की उम्र बढ़ रही है, हमारी से पहली पीढ़ी है, उन्होंने एक बहुत ही समर्पित भाव से इस संस्था को खड़ा किया, हम उसको आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे पीछे कौन? युवा पीढ़ी को जोड़ना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। हमने एक महीने पहले ही हमने, जैसे रमाकांत जी है, सुशील जी गाड़िया है, हम है, दीनबंधु जी, मतलब ये सभी अधिकारी बैठ के हमारी एजीएम के बाद में सबसे मुद्दा यही था कि युवाओं को कैसे साथ लाए, उनको कैसे जोड़े। हमारे सभी के बच्चे, उन लोगों से बात भी की, तो अभी हमने किया कि दिसंबर में एक खाली युवाओं का एक बनाएंगे। तो उनमें कई चीजें आई कि आज जहां हम, हमारी जो सोच है और उनकी सोच है उसमें फर्क है, उनकी प्रायोरिटीज में फर्क है, उनके सर्कल में फर्क है, उनके अटैचमेंट और भावनात्मक मुद्दों में फर्क है। लेकिन फिर भी खाली ये तर्क दे के हम उसको छोड़ नहीं सकते। जितना संभव होगा, इसमें बहुत अधिक संभावनाएं नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है वहां के लेवल पे हम कर रहे हैं कि वो प्रयास हम करेंगे। और उस प्रयास करने के लिए जैसे बताया कि उनके लिए एक स्पष्ट रूपरेखा देंगे कि भाई आपको ये गतिविधि संभालनी है जो उनके मन के अनुकूल हो, उनके व्यक्तित्व के अनुकूल हो। अब यही बात आप देखिए, हम लोग धर्मशालाओं में, हम लोग एक सामान्य जगह पे दिवाली के, होली के सम्मेलन करते हैं। अब एक विचार आया कि भाई बच्चों को यदि करना है तो उनको अच्छी जगह पे करना पड़ेगा, अच्छे होटलों में करना पड़ेगा, अच्छे स्थान पे, अच्छे स्टैंडर्ड के स्थान पे करना पड़ेगा। हम लोगों की सोच पुरानी ये है कि भाई संस्था का खर्चा कम से कम हो, इन चीजों में फालतू खर्चा नहीं होना चाहिए। उन लोगों की सोच ये है कि आज किसी को जोड़ने के लिए उसको आकर्षक बनाना पड़ेगा। आकर्षक बनाने के लिए आपको सारा वातावरण बनाने के लिए आपको ये सारे कार्य करने पड़ेंगे, और वो अपनी जगह वो भी सही है। तो हम किसी भी तरीके से एक मध्यम मार्ग निकाल के उसको करने का प्रयास करेंगे, ऐसा हमने किया है। तो जहां तक ये एक, जैसे इतने सारे विचार इसमें आए, बहुत ही अच्छे अच्छे विचार है उसमें, और काफी सार्थक संवाद हुआ है। मैं उन सबको नहीं दोहराते हुए एक दो बातें ही खाली कहना चाहता हूं कि एक तो जो ये पलायन का जो बात है या उनको वापस लाने का है, मैं ये बोल रहा हूं कि वापस लाना बहुत कठिन है, ये वास्तविकता है। आज शेखावाटी के इतने उद्योगपति हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन उन्होंने धर्मशालाएं, स्कूलें, अस्पताल ये तो खोले हैं यहाँ पे। हमारी एक दूसरी संस्था राजपूताना शिक्षा मंडल है जो 100 साल पुरानी, 104 साल पुरानी है। उसके अंतर्गत शेखावाटी क्षेत्र में 180 स्कूलों का संचालन किया जाता था। ये कन्या पाठशाला, अपना जो पुस्तकालय था, जो इनकम टैक्स ऑफिस में जो पुस्तकालय था, ये सब उसके अंडर में थे। और इनमें सभी, और उसके पहले अध्यक्ष घनश्याम दास जी बिरला थे, जमनालाल जी बजाज इसमें थे, कानोडिया थे, मतलब यहाँ की सारी क्रीम जो चमकते सितारे थे हमारे समाज के, वो सभी इसके अंदर समाहित थे। उन्होंने ये एक कार्य किया और उस समय इसकी जरूरत थी। आज उद्योग की बात आ रही है, वो सेकंड स्टेज की बात है, पहले आवश्यकता की जरूरत है।
और आवश्यकता में एक जिम्मेदारी समझ के वहाँ जाके लोग अपनी जन्मभूमि को भूले नहीं और उन्होंने यहाँ जो संभव था वो करने का प्रयास किया। आज समय बदल गया है, सोच भी बदल गई है और ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये सोच और यहाँ पे जो युवा साथियों का यहाँ पे संगठन बैठा है, उनका जो उत्साह है, उनका जो जोश है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और उसकी ये सोच कि भाई ठीक है, यहाँ का विकास कैसे करें। तो दो बातें कहना चाहूँगा कि व्यावसायिक रूप से ये जैसे मैंने 3 क्षेत्र बताए, 3 मेजर कैटेगरी है, एक एग्रीकल्चर है, एक सर्विसेज है और एक ये जो उद्योग है। इसमें उद्योग की एक कई कठिन क्राइटेरियाज है। आज उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर की अवेलेबिलिटी, पावर की अवेलेबिलिटी, इसके अलावा रॉ मटेरियल या मार्केट, दोनों का बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से यहाँ मैनेज करना डिफिकल्ट रहता है। मतलब तो ये थोड़ा धीमी गति से ही चलेगा, मेरी ऐसी मान्यता है। उसके ऊपर करें, लेकिन वो ऐसे छोटे छोटे उद्योग लगावें जैसे अभी लग रहे हैं कि हैंडीक्राफ्ट है वो यहाँ का, उसमें बहुत सारा एक्सपांसन हो सकता है, एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी संभावना उसके अंदर है। और वो कोलैबोरेशन वहाँ फिर भी हो सकता है कि यहाँ बनावें और उसकी मार्केटिंग एक्सपर्टाइज है वो वहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। मेरा एक्सपोर्ट का काम है, मेरा 40 कंट्रियों में माल जाता है, तो उसका हम मार्केटिंग का एक कोलैबोरेशन कर सकते हैं वहाँ पे करके। लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग का जो सेटअप इधर करना है, वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बड़ी इंडस्ट्री के लिए अभी उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त फैसिलिटीज नहीं है। इसीलिए सभी जो शेखावाटी किसी भी उद्योगपति ने आप देखोगे सब सोचते हैं इस बारे में, लेकिन जैसा मैंने बताया कि एक भावनात्मक पक्ष होता है और एक वास्तविक पक्ष होता है व्यवसाय की जो जरूरतों के हिसाब से। कारण कि व्यवसाय का पहला उद्देश्य तो कमाना ही है। हम लोग मानते हैं प्रॉफिट, ग्रोथ एंड एक्सीलेंस, दीज आर 3 पिलर्स ऑफ एनी बिजनेस। तो ये तीनों में सबसे पहला है कि यदि वो व्यवसाय सफलता के साथ चल सके और उसमें प्रॉफिट कमा सके तो ही वो व्यवसाय चल पाएगा, नहीं तो लगा भी देंगे तो बंद हो जाएगा। ग्रोथ की एक पोटेंशियलिटी हो उसके अंदर और एक एक्सीलेंस, मतलब एक अच्छी इज्जत के साथ, अच्छी रेपुटेशन के साथ वो काम चल सके। तो ये तीनों के हिसाब से तो उद्योग क्षेत्र में मेरा ये कहना है कि ये बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन इसमें एक बार नहीं रखनी चाहिए। छोटे छोटे उद्योग ही यहाँ पे एक बार आएंगे और उन पे ही अपने को फोकस करना चाहिए। और उसके लिए निश्चित रूप से जैसे बताया कि उनको समराइज करें। यहाँ पे पहला स्टेप यही है कि लोकल का पलायन तो हम ज्यादा मतलब सफलता के साथ रोक सकते हैं, लेकिन वो भी तभी रुकेगा कि जब उनके पास प्लेटफॉर्म कोई क्रिएट किया हुआ हो। आज जैसे मोदी जी के पास एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, बच्चे लोगों ने आके इधर उसको आगे बढ़ाना, उसको 10x करना, 5x करना, 20x करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन नए काम को शुरू करना उसके लिए जैसे कैपिटल, लेबर और एंटरप्राइज, 3 चीज चाहिए। जैसे अपने आशुतोष ने भी बताया, हम भी इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे तो उस समय 3 चीजें पढ़ाई जाती थी कि क्या चाहिए किसी व्यापार के लिए, पूंजी, श्रम और साहस। तो पूंजी और श्रम तो समझ में आता था, लेकिन ये एंटरप्राइज, ये साहस समझ में नहीं आता। लेकिन साहस है वो इन सबसे ज्यादा जरूरी है। साहस है तो पूंजी भी आ जाएगी और लोगों की व्यवस्था हो जाएगी, श्रम की व्यवस्था भी हो सकती है, बाहर से लाके भी आदमी घुसा सकता है। ये एक उपयुक्त वातावरण क्रिएट करने से ही हो पाएगा, ऐसी मेरी मान्यता है। हाँ, इस बारे में जो उद्योग यहाँ पे लगे फिर भी, और जो छोटे छोटे उद्योग यहाँ की एग्रो बेस पे या यहाँ की एक क्षमता के हिसाब से बन सके, उन उद्योगों की एक अपन एक समरी तैयार करें और सभी जगह अपन झुंझुनू प्रगति संघ की जितनी भी शाखाएं हैं वहाँ पे अपन भेजें और उसके ऊपर सार्थक चर्चा करने का प्रयास करेंगे।
और यदि संभव हुआ तो इसके अंदर कोई भी किसी भी रूप से कोलैबोरेशन है किया जा सकता है। तो दूसरा है मेरा ये जो सर्विस सेक्टर है वो एक बहुत पोटेंशियल सेक्टर है। उसके लिए एक आज क्या है कि टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के अंदर सारी सीमाएं टूट गई। खाली भारत की नहीं, दुनिया की किसी भी मतलब आप किसी कोने में बैठ के किसी कोने पे माल बेच सकते हो आप। और हमारे युवा टेक्नो सेवी है और हो रहे हैं, तो इस क्षेत्र पे ज्यादा फोकस करें अपन कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल काइंड ऑफ बिजनेसेस है, उसका आइडेंटिफिकेशन करके यहाँ का जो टैलेंट पूल है उनको विकसित करें, उनको इस चीज़ के लिए कन्विंस करें और उस काम को कहीं झुंझुनू में बैठ के करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब तो ये एक पोटेंशियल है सर्विस के अंदर। एक तो ये हो गया जिसमें छोटे छोटे स्टार्टअप है, और दूसरा है जो सर्विसेज का मतलब जैसे टूरिज्म है, ट्रेवलिंग टूरिज्म है। ये यहाँ पे अभी आकर्षण है राजस्थान में, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि जो हवेलियाँ है, पुरानी हवेली, पुराने गढ़, पुरानी ये सारी चीज़ें हैं जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उन लोगों का आकर्षण है लोगों में। बाहर के टूरिस्ट भी आते हैं, अपन देखते हैं मंडावा तक आते हैं, फतेहपुर, रामगढ़ सब जगह जाते हैं, तो यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ पे मंदिरों का और का बहुत सारी चीज़ें हैं, इसी के बाद में भी आ सकते हैं। तो टूरिज्म वगैरह है इधर। बाकी एजुकेशन का तो हब है, और अभी की स्थिति तो एजुकेशन में ये है कि भाई थोड़ा ओवर सप्लाई है। हम लोग का जो दिख रहा है उसके हिसाब से जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा सप्लाई है। तो कमर्शियल पॉइंट से अपन देखें तो एक वायबिलिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं आती। सोशल एंगल से भी उस समय सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, इसलिए लगाई गई थी, लेकिन अब तो सोशल एंगल से चलाने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। आज ट्रस्ट की ओर से चलाया जाता है, कोई आर्थिक दृष्टिकोण नहीं है, कोई तरह का स्वार्थ नहीं है। उसके बाद में भी उनको बच्चों को रिटेन करना, पढ़ाना एक चैलेंज है। तो वो एक सबसे बड़ी दिक्कत है, और इस वास्तविकता को हमें समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। खाली भावनात्मक रूप से चलने से व्यवसाय और व्यापार या उद्योग नहीं चल सकते। तो इसलिए मेरा इसमें सजेशन शॉर्ट में यही है कि भाई एग्रो बेस्ड और सर्विस बेस्ड वो सारे प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करें कुछ, और आइडेंटिफाई करके समरी एक बनाएं और समरी बना के सजेस्ट करें। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है कि अपन ने जो चर्चा की उसका मैंने बताया कि पहला जो कदम है एक विचार का जन्म, वो विचार का जन्म हुआ है और एक सक्षम आदमी के अंदर ही हुआ है, एक लीड करने वाले व्यक्ति के अंदर हुआ है, और इसी की परिणति के रूप में ये एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जो समाज के सभी वरिष्ठ लोग हैं, विचारक है, समर्थवान है, उन लोगों के बीच में इस बात की चर्चा की जा रही है, जिससे कम से कम इस बारे में सोचना शुरू करे, एक वातावरण बने। दूसरा स्टेप भी इन्होंने लिया है। तीसरा इसका एग्जीक्यूशन। खाली ये एक मीटिंग में ये चर्चा करने से कार्य नहीं होगा। तो मेरा जैसे ताराचंद जी ने दिया, 15 साल पहले मैं इधर आया था और एक बहुत बड़ी मीटिंग जैसे आज हो रही है वैसे मीटिंग की थी हमने। कहाँ करी थी? जायका रेस्टोरेंट ऊपर। हाँ, रेस्टोरेंट में ऊपर करके। उस समय हमारी स्वर्ण जयंती थी झुंझुनू प्रगति संघ मुंबई की। स्वर्ण जयंती के अंदर भी ये प्रस्ताव आया था कि एक ऑल इंडिया झुंझुनू प्रगति संघ का आयोजन गठन किया जाए, जो जहाँ पे सब जगह बड़े बड़े जो शहर है, अभी 8 जगह पे है हमारी, बाहर नेपाल में है, बाकी बम्बई है, सूरत है, अहमदाबाद है, हैदराबाद है, कलकत्ता है, जयपुर है, 6 और एक नहीं, बेंगलोर नहीं है, सूरत है, नहीं सूरत तो मैंने बता दिया, बम्बई, सूरत, अहमदाबाद और जयपुर, ये लाइन में 4 वो है। उधर हैदराबाद है, कलकत्ता है, 6 और एक नेपाल है। हाँ ठीक है, 7 है। मुंबई तो है ही है। मुंबई तो है, मैंने बताया ना, मुंबई तो है। हाँ हाँ, नहीं मद्रास में भी नहीं है, चेन्नई भी नहीं है। तो ये बहुत जगह बाकी है जहाँ पे है, उसका करने के लिए। तो उस समय ये हुआ कि शुरुआत झुंझुनू से करो उसकी,
तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको वापस इसको रिसंगठित किया जाए झुंझुनू प्रगति संघ के नाम से, और उसमें एक टीम बने 10, 15, 20 लोगों का, जो भी एक कार्यकारिणी बने, उनकी लीड जो भी सक्षम लोग हैं उनके हाथ में दें, और फिर उसकी प्रगति का एक योजना बनाए। पहला काम विचार, दूसरी उसका ये जो उसके बारे में संवाद और उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, बहुत सारी आइडियाज है, सारी एक साथ ले नहीं सकते, उसको क्रिस्टलाइज करनी पड़ेगी, उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, क्या संभव है, प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। भावनाओं को, ठीक है, भावना अपनी जगह, उनको भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है, उसके पीछे भी बहुत सारा विकास हुआ ही है, वो भी रखना है, लेकिन वास्तविकता को भी ध्यान में रखते हुए और एक प्रस्ताव तैयार किए जाए, वो चाहे सोशल वेलफेयर के हो या व्यवसायिक हो। सोशल वेलफेयर के भी करे साथ में तैयार, वो भी तो विकास का एक हिस्सा ही होता है। आज यहाँ पे ऑडिटोरियम नहीं है, या फिर आपके कोई भी एक चीजें ऐसी हो जो लोगों के काम आवे, भले वो नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पे हो, कैपिटल वहां से मोबिलाइज की जा सके, होल्ड कर सके, ऐसे भी कोई प्रोजेक्ट है उसकी एक रूपरेखा बने, उसको क्रिस्टलाइज करें। और दूसरा, जो उद्योग धंधों से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है, उन प्रोजेक्टों के बारे में थोड़ी बहुत स्टडी करके, गवर्नमेंट के इंसेंटिव सब जगह ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, यहां भी है, लेकिन खाली गवर्नमेंट के इंसेंटिव से नहीं होगा। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सहायता कर सकती है, थोड़ा उत्साहन राशि दे सकती है, थोड़े कंसेशंस दे सकती है, लेकिन जो प्रमुख बात है उसकी एक तो फंडामेंटल जो रिसोर्सेज, फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। पूंजी भी है, श्रम भी है, सारी चीजें इसके अंदर ये होनी चाहिए, और उद्यमकर्ता भी उसके अंदर तैयार होना चाहिए। तो ये पलायन के मुद्दे को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करे, हाईलाइट मतलब पलायन को करे, लेकिन ये ब्रिंग बैक वाला चेष्टा करे, इसमें कोई बुराई नहीं है, सोच अच्छी है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि भी इसमें सफलता कितनी मिलेगी ये संदेहजनक है मेरे विचार से। कारण मैंने एग्जांपल दिया कि मुंबई में ही नहीं जुड़ रहे वो, उनका अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है यहाँ से, और वो जरूरी है। जैसे बताया उन्होंने, अपने आशुतोष ने भी बताया, प्राण जो बोलते हैं अटैचमेंट चाहिए, वो अटैचमेंट नहीं है, और ये फैक्ट है, और इस फैक्ट को अपन डिनाई नहीं कर सकते, वी हैव टू एक्सेप्ट है रियलिटी। वो कोई चेंज कर देंगे तो कोई बोल भी देगा, हाँ भी कर देगा, तो बाद में फिर वो बच्चे बोलेंगे। आप यहाँ की छोड़िए, हमारे पास वियतनाम का एक प्रोजेक्ट था, वहाँ के गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के अंदर, और वो तैयार थे एक सिल्क फैब्रिक का प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रोजेक्ट, अच्छा था, और गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्टिव थी, लेकिन क्वेश्चन यही उठा कि भी फैमिली में से कौन जाएगा वहाँ, एक जन को जाना पड़ेगा। खाली वहां ऐसे अपन खाली प्रोफेशनल मैनेज से नहीं होगा, एक जब तक नहीं संभाले, कोई मेंबर तैयार नहीं होगा घर का जाने के लिए। तो मैं एग्जांपल ये इसलिए दे रहा हूं कि ये एक प्रैक्टिकलिटी है, कुछ लोग हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग मेरे नहीं हुआ तो किसी के नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, बहुत लोग हो सकते हैं। इसको अपन कोई एकदम राइट ऑफ करने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा आशा नहीं रखें। उससे ज्यादा प्रभावशाली ये है कि यदि प्लेटफॉर्म क्रिएट करके हम यहाँ का जो टैलेंट जा रहा है उसको कम से कम रोके, और उसको रोकने के लिए अपने पास कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। नए सिरे से व्यवसाय करना सबके बस की बात नहीं है, उनके अंदर जो साधन चाहिए, जो रिस्क लेने की कैपेसिटी चाहिए, जो मैनेज करने की कैपेसिटी चाहिए, वो सबके पास नहीं होती है। तो लोग जॉब के लिए भी जाएंगे, जॉब सीकर भी होंगे और जॉब प्रोवाइडर भी होंगे, दोनों रहने वाले हैं। जितने जॉब प्रोवाइडर पोटेंशियल है उनको वो करना चाहिए, लेकिन जिनमें वो सारी क्षमताएं नहीं है उनको वो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये एक सरकार का सामंजस्य और हमारा ये जो प्रयास है, उस प्रयास के लिए ये एक संगठन, मेरा सुझाव यही है कि एक बॉडी इसके अंदर बनावें जो इसको कंटिन्यूअसली फॉलो करे, इसके ऊपर काम करें, और उधर हम लोग भी इसके बारे में चर्चा करेंगे आज की इसके लिए। उसकी समरी आप यदि आप भिजवा सकेंगे तो और सुविधा रहेगी, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग
ये सुझाव आए हैं, लेकिन तो वो भी आप भेजें, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप से एक क्रियान्वित करने के लिए जो एक स्वरूप प्रदान करना है, उसके लिए एक संगठन छोटा सा बनाना जरूरी है जो कंटिन्यूअसली उस चीज को करे। ऐसे कार्य कोई एक सीटिंग और एक मीटिंग में शुरुआत हो सकती है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं उनको लाने के लिए। कई बार तो पीढ़ियां खप जाती है उसमें। तो वो एक चीज को ध्यान में रखिए अपन करें। और मैं यहाँ की क्षमता के ऊपर मुझे कोई संदेह नहीं है। यहाँ के बच्चों के कार्यक्रम देखते हैं स्कूलों में, इतने टैलेंटेड है हमारे बच्चे। वहाँ 10-10 लाख रुपया फीस देते हैं स्कूलों में, ऐसी स्कूलों में पढ़ते हैं। उनमें भी मतलब एक ठीक है, उनका एक मॉडल अलग है, उनका ऑब्जेक्टिव भी अलग है। वो एक अलग तरीके से उसको प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडीज है और है, उसके हिसाब से वो टीम बिल्डिंग जो लाइफ स्किल्स है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है उनका, कि भाई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग, एनालिटिकल कैपेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, विजन, ये सारी चीज़ें डेवलप करने के हिसाब से वो सारा ऐसा। और ये ज़रूरी भी है। ये यहाँ पे भी मैंने कल हमारे स्कूल में भी बताया, और हमेशा जोर देता हूँ कि इन चीज़ों का विकास करना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब डिग्री भी चाहिए, डिग्री चाहिए काम के लिए या व्यापार के लिए या लाइवलीहुड के लिए, लेकिन वो उससे ज़्यादा काम आती है रियल लाइफ के अंदर। तो वो एक आवश्यकता है। तो अब संक्षेप में मैं नरेट यही करना चाहता हूँ कि ये निश्चित रूप से ये थॉट प्रोवोकिंग और बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। वो समय गया कि झुंझुनू केवल प्रवासियों द्वारा दिए गए सहयोग पे आश्रित रहता था। आज यहाँ पे हर तरह की क्षमता है, इस बात की बड़ी खुशी है। और हमें गर्व भी है कि आज वो दृष्टिकोण नहीं है वहाँ पे भी कि भी आज वहाँ से करेंगे तो ही काम होगा। लेकिन हमारी पीढ़ी, हम चेष्टा कर रहे हैं कि आगे भी इनकलकेट हो, लेकिन फिर भी कितना होगा ये एक आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम अभी निश्चित रूप से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। झुंझुनू प्रगति संघ सभी जहाँ के लोग हैं वो सब जुड़े हैं। तो अपने तो अभी की बात करें, भविष्य तो ठीक है, जब आएगा तब आएगा। 10-20 साल तो अभी सब लोग, यह पीढ़ी है ना बैठी है। और बाकी तो देखिए व्यापार है, व्यापार के सिद्धांतों की चलेगा। उद्योग के सिद्धांतों की चलने वाला है, खाली भावनाओं से नहीं चलेगा। तो इसलिए एक प्रैक्टिकल होके इसका एक गठन करें, और एक प्रैक्टिकल होके दूसरा स्टेप ये है कि इसको समराइज करके कुछ प्रपोजल्स कि भाई ये संभावनाएं हैं वो अपने हिसाब से बनावे। फिर उसके आगे उसको क्रिस्टलाइज करने में तो 2-3 बार डिस्कशन है। किसी का प्राइमरी कोई वो इंटेंशन होगा या इंटरेस्ट होगा तो वो आएंगे, उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे, क्या इश्यूज है, क्या चैलेंजेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो सारी उसका स्वॉट एनालिसिस सारा करके उसके बाद में निर्णय लेंगे, उस चीज़ की वायबिलिटी चेक करके और करके सारा। बाकी कोई सोशल प्रोजेक्ट हो वो भी आप जरूर भेजिए, उसके बारे में पॉजिटिवली सब जगह उसका विचार करेंगे, और इसमें भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को आके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।